गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के पांडे। आज आपका चैप्टर नंबर 4 चौथा पाठ आपका शुरू होगा। पाठ का नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक। रासायनिक बलगतिकी पाठ का नाम है। कह क्या रहा है? केमिकल काइनेटिक। काइनेटिक माने क्या होता है? गति। काइनेटिक का मतलब क्या हुआ? गति। रासायनिक बलगति, रासायनिक माने पदार्थ जब अभिक्रिया होती है तो कम से कम दो पदार्थ मिलते हैं तो अभिक्रिया होगी, और वो दोनों पदार्थ जब मिलते हैं तो आपस में उनके कणों के बीच गति होती है। गति नहीं होगी, आपस में कणों के बीच गति नहीं होगी तो अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे अगर आप देखते हैं कि कपड़ा धोते हैं तो पानी डाल देते हैं, तो पानी में निरमा पाउडर वगैरह डाल देते हैं। डालने के बाद अगर आप छोड़ दीजिए तो क्या वो उसमें से झाग निकलेगा? फिर नहीं निकलता। शरबत बनाना है, जल में चीनी डाल दीजिए और डाल करके चीनी छोड़ दीजिए, क्या शरबत आपका तैयार हो जाएगा? नहीं तैयार होगा। अभिक्रिया होगी, काफी देर में होगी। तो जब आप देखते हैं कि पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल करके और हाथ से उसको खूब हवा देते हिलाते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उनके कणों में गति उत्पन्न होती है। वो कण आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। जब टकराएंगे तभी अभिक्रिया होगी। आप भी साइकिल से जाते हैं, एक व्यक्ति उधर से आ रहा है, अगर दो लोग आपस में टकराते नहीं देखे कोई अभिक्रिया नहीं होती। आप वो उधर चले जाते हैं, आप उधर चले जाते हैं, लेकिन अगर दोनों अगर टकरा गए तो देखिए वहां अभिक्रिया शुरू हो जाएगी तुरंत। और अभिक्रिया नहीं शुरू होगी, अभिक्रिया शुरू होगी तो कोई उत्पाद भी बनेगा। अरे भाई आपस में भिड़ जाएंगे, कुछ हाथ पैर टूटेगा, कुछ नया पदार्थ तैयार होगा। तो अभिक्रिया होने के लिए अणुओं के बीच गति होना आवश्यक है। तो इस अभिक्रिया, इस चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होती है, अभिक्रिया का वेग किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, अभिक्रिया का वेग, और कुछ अभिक्रियाएं होती हैं तो उनमें एक पदार्थ आता है उत्प्रेरक। अभिक्रिया में कुछ पदार्थ अभिकारक उसमें भाग लेते हैं जिन्हें रिएजेंट कहा जाता है। अभिकारक माने जैसे ताप, दाब या सांद्रण, उत्प्रेरक इत्यादि। टेम्परेचर, जैसे कोई पदार्थ आपका जल्दी नहीं तैयार हो रहा है, गर्म कर दिए उसको जल्दी से पिघल कर तैयार हो जाता है। तो ये सब फैक्टर कार्य करते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, अभिक्रिया में होने वाला वेग या दर, किस वेग से अभिक्रिया हो रही है, और अभिक्रिया को दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के फैक्टर या कारक। समझ रहा है? इन सब का अध्ययन इस के अंतर्गत आपको करना है। तो इसी से आपकी परिभाषा क्या तैयार होगी? रासायनिक बलगतिकी क्या है कि देखिए, ये भी आपका सभी ब्रांचेज हैं। केमिस्ट्री सभी रसायन विज्ञान की शाखा हैं। तो परिभाषा देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन, इसको बहुत रखने की जरूरत, थोड़ा सा आप ये अपना नोट करते रहिए और समझते रहिए, अपने आप बना करके इसको आसानी से लिख लेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग, या दर, वेलोसिटी या रेट, दोनों एक ही। वेग याद करिए या वेग या दर, वेग या दर ज्ञात करेंगे। ये दर को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं इसमें। वेग को प्रभावित करने वाले कारक
कारक क्या है, जैसे विभिन्न प्रकार के इसमें कारक प्रभाव डालते हैं, जैसे ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि। तथा इसमें अभिक्रिया का वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारक और कारक ये आपका ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक इत्यादि कारक हैं, और तथा अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। माने ये आपका केमिकल काइनेटिक रासायनिक बल की डिफिनीशन हो गई, आपकी परिभाषा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग या दर, दोनों वेलोसिटी या रेट, अभिक्रिया का रिएक्शन आपको निकालना है, और वेग को प्रभावित करने वाले कारक ये फैक्टर हैं। फैक्टर में और तमाम है, लेकिन आपको मुख्य यही 4 फैक्टर आपको विशेष जानना है। ताप, दाब, ये भी अलग से क्वेश्चन आगे आपको बताया जाएगा, आपको अलग से प्रभाव डालते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और इसके बाद कैटालिस्ट माने उत्प्रेरक, ये सभी आप प्रभाव डालते हैं। तो इनका तथा अभिक्रिया की क्रिया विधि, किस प्रकार अभिक्रिया हो रही है, इनका अध्ययन इस रसायन बलगतिकी किया जाता है, रसायन बलगतिकी कहलाती है, रसायन बलगतिकी कहलाती है। परिभाषा बहरहाल नहीं आता, लेकिन आप इसको जानिए कि इसमें किन किन चीजों का अध्ययन करना है आपको। ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया का वेग है, कणों का वेग है, अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। वेग के आधार पर अभिक्रिया, अच्छा इसको अब मिटा दे रहे हैं आगे हम, देखिए बहुत रटने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा समझ लेंगे, बड़े आसानी से बना करके लिख लेंगे इसको अभिक्रिया। अब वेग के आधार पर जो होता है, घबराइए नहीं, नोट्स पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको, और आप कुछ प्रयास करें अपने से भी नोट्स बनाने का। पुस्तक रहे अपने से भी नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा आपको, और बुक रहना चाहिए। पढ़ने के बाद नोट्स अपने से ज़्यादा तो प्रयास करके पीडीएफ में आपको नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन आप अपने से भी बनाएंगे। कहा गया है पढ़ने के बाद लिखना जरूरी होता है, आप हमेशा ध्यान दीजिए। कोई भी चीज़ याद करिए, कोई भी चीज़ तैयार करिए, इसके बाद उसको लिखिए जरूर। एग्जाम में आपको लिखना है, समझ आ रहा है, अच्छे अंक लाना है तो एग्जाम में बढ़िया लिखना भी है। कहा गया 100 पढ़ने 1 लिख, 100 बार पढ़ेंगे 1 बार लिखने के बराबर हो जाएगा आपका। 1 बार लिख दीजिए, 100 बार पढ़ने के बराबर हो जाएगा। जो कोई चीज याद रहेगा अगर अपने से आप लिख लेंगे तो इसके बाद आपका जान लीजिए कि कंप्लीट है, वो तैयार हो जाएगा। अब वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। वेग के आधार पर तीन प्रकार की कौन सी अभिक्रिया? सबसे पहले है आपका तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया इसे कहते हैं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन यानी तीव्र अभिक्रिया। देखो इसका नाम है तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। माने ऐसी कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार होती हैं जो तत्क्षण तुरंत हो जाती हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो तुरंत हो जाती हैं। जब अभिक्रिया तुरंत हो जाएगी, अब क्या उसका रेट निर्धारित किया जा सकता है कि किस दर से होगी? आप देख रहे हैं गाड़ी बहुत स्पीड से अगर जा रही है, बहुत तेज, लोग कहते हैं कि जब बहुत स्पीड हो जाती है तो जमीन छोड़ने लगती है, लोग कहते हैं उड़ने लगती है। तो उस समय क्या उसका रेट निर्धारित किया जा सकता है? नहीं हो सकता। माचिस की तीली जलाते हैं, माचिस को देखते हैं कि रगड़ते तुरंत आग आपका निकल आता है। तो कुछ अभिक्रियाएं इतनी फास्ट होती हैं, इतनी तेज होती हैं, कुछ अभिक्रिया का रेट निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जो तत्क्षण
तत्क्षण कह दीजिए या तुरंत, तत्क्षण या तुरंत हो जाती है, तत्क्षण या तुरंत हो जाती है। इनका रेट यानी इनके कणों का वेग निर्धारण, इनका वेग निर्धारण नहीं किया जा सकता। देखिए बहुत रटना नहीं है, आप थोड़ा समझ करके चलिए, बड़े आसानी से एक एक पॉइंट सब आपका तैयार होता जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वे अभिक्रियाएं जो तत्क्षण या तुरंत होती हैं, और जब तुरंत हो जाएंगी तो उनका वेग, अभिक्रिया का वेग जो है निर्धारण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वे अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तीव्र कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं होती कौन सी हैं जिनका तुरंत वेग का निर्धारण में तो तुरंत होती हैं? आयनिक अभिक्रियाएं, जैसे आयनिक अभिक्रियाएं। आयनिक अभिक्रिया, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, आपने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन, अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण और जल बनता है, वो अब न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण कहलाता है। उदासीनीकरण, अवक्षेपण, ये सब अभिक्रियाएं जो होती हैं, आयनिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ये अवक्षेपण, आपका ये सब उदासीन आयनिक अभिक्रिया। जैसे अब आयनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां आपका ये नमक है NaCl, अगर इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिला दिया जाता है तो यहां पर होता क्या है, देखो ये तुरंत सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, सफेद प्लस सोडियम नाइट्रेट आपका। अब ये सिल्वर क्लोराइड बनता इतना जल्दी, देखो सिल्वर क्लोराइड को जब आप देखते हैं कि ये तोड़ा जाता है तो ये देखिए प्लस Cl, आयनिक है कि नहीं, ये आपका आयनिक है। तुरंत इसका यहां जो है प्लस वाला ये माइनस वाले के साथ, इसका प्लस वाला माइनस वाले के साथ, यहां पर ये इसके साथ ये आ जाता है, इसके साथ ये आ जाता है तुरंत। तो आयनिक अभिक्रिया जो होती है, इनके आयनों के बीच आकर्षण बड़ा प्रबल होता है और ये अभिक्रिया तुरंत होती है, इनको मिलाने पर अभिक्रिया आपका तुरंत हो जाता है। तो जो वे अभिक्रियाएं जो तत्क्षण या तुरंत होती हैं, चूंकि अभिक्रिया तुरंत हो जाती है इसलिए इनके रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग का निर्धारण करना असंभव होता है, इसलिए इनकी अभिक्रिया का वेग निर्धारण नहीं किया जा सकता। ऐसी अभिक्रियाएं आपकी कहलाती हैं तीव्र अभिक्रियाएं, फास्ट रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, इनको पढ़ना भी नहीं क्योंकि अभिक्रिया इतनी तेज होगी, आपको यहाँ रेट क्लियर करना है, समझ रहा है। तो इन अभिक्रियाओं को आपको जानना है कि फास्ट रिएक्शन वाली अभिक्रिया तुरंत होती हैं, इसलिए इनका वेग का निर्धारण असंभव है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम दूसरा रिएक्शन बता रहे हैं आपको। हो गया ठीक। अब आपका जिसका रेट वोट सब ज्ञात करना है आपको, वो दूसरा है आपका स्लो रिएक्शन। दूसरा आपका है मंद अभिक्रिया। स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया। देखिए मंद अभिक्रिया जो कहा जाता है मन धीमी गति से चलते हैं, मंद माने धीमी गति, कछुआ नहीं, कछुआ तो अति मंद हो जाएगा, एक्सट्रीमली, समझे ना। जो धीमी गति से चलते हैं, गाड़ी भी लोग चलाते हैं देखो बहुत फास्ट चलते हैं,
एक बहुत स्लो चलते हैं, एक मंद बीच में जो होता है मंद गति से, एक सामान्य गति से। तो माने ये अभिक्रिया जो होती है एकदम सामान्य गति से होती है, समझ आ रहा है। और जब सामान्य गति से होगी, इस अभिक्रिया का वेग का भी निर्धारण आसानी से हो जाएगा, अभिक्रिया की क्रिया विधि भी पता चल जाएगा इसका, है? तो ये वे अभिक्रियाएं हैं जो एकदम सामान्य गति से होती है, जिनकी क्रिया विधि का भी निर्धारण किया जा सकता है। माने ऐसी अभिक्रियाएं जो सामान्य गति से होती हैं, तथा जिनका वेग तथा अभिक्रिया की क्रिया विधि, अभिक्रिया की क्रिया विधि का निर्धारण किया जा सकता है। मंद अभिक्रिया कहलाती है। मंद अभिक्रिया कहलाती है, माने ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो सामान्य गति से होती हैं आसानी से, और जिनका वेग, जिनकी अभिक्रिया की क्रिया विधि सबका निर्धारण किया जा सकता है, वो वैसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं स्लो रिएक्शन। जैसे आणविक अभिक्रियाएं, जैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होता है, आणविक अभिक्रियाएं, आणविक अभिक्रिया। अब आणविक अभिक्रिया, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए ये क्या है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप जानते हैं, एग्जाम इसको सूत्र भी नहीं मालूम है तो याद रखिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता क्या है आपका, कहाँ उपयोग होता है। आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, थोड़ा सा कह दीजिए कि हमारे कान में फुड़िया फुंसी या कुछ पानी चला गया या कुछ हो गया, देखिए वो थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बूंद डाल देंगे और ये इतना कार्य करता है घाव फोड़ा फुंसी इत्यादि को साफ करने के लिए। थोड़ा सा डाल दिया जाएगा, आपका सब कचरा लेकर के सब बाहर निकाल देगा। आपका अपने से लेकर के मत डाल लेना, कि जानते हो मार्केट में चूंकि मेडिकल पर मिलता भी है आसानी से, तो पता लगा कि अपने से डाल लिए और वो अगर कंसंट्रेट है तो खतर के सब बेकार कर देगा। इसलिए आप डॉक्टर से ही सलाह लेकर के ये काम करेंगे, डॉक्टर के पास ही जाएंगे, ठीक है। हाँ, नहीं पता लगा अपने ही डॉक्टर बन जाओ कि मालूम तो ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये सफाई करता है कान की, दांत की और घाव के, पता लगा कान में डाल दिए और सफाई क्या करना है और एक ठो बवाल आ जाए। तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप ऐसा नहीं करेंगे। ये जान लीजिए कि इसका उपयोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का घाव दांत इत्यादि को साफ करने में उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देखिए, ये अपघटन इसकी क्रिया होती है, अपघटन क्रिया करा जाता है तो जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये अभिक्रिया मंद गति से होती है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी निर्धारण किया जा सकता है। इसको आगे आपको बताएंगे अभी कि किस प्रकार से ये रेट इनका निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको व्यंजक आगे बताया जाएगा, उससे आप बड़े आसानी से रेट भी निर्धारण कर सकते हैं, इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आपकी कहलाती है मंद अभिक्रिया, माने जो अभिक्रिया सामान्य गति से होती है और जिन अभिक्रिया की अभिक्रिया विधि उसका निर्धारण या उनका वेग का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लास्ट वाला बता रहे हैं, ठोर। हो गया, ठीक। अब एक लास्ट है आपका अति मंद अभिक्रिया। ये बहुत धीमी होती है, अति मंद अभिक्रिया, एक्सट्रीमली स्लो या वेरी स्लो। वेरी स्लो तो मंद हो जाएगा, एक्सट्रीमली स्लो लिख दीजिए, एक्सट्रीमली स्लो।
माने अति मंद अभिक्रिया, जैसे आपने अभी नाम लिया था कछुए की चाल, बहुत धीमे ये चलते हैं। कछुए की चाल भी वो भी कुछ बल्कि अजगर जैसे सर्प में चलते हैं, अति मंद। सब दिन चले 2.5 कोस, कहा गया है ना कि कितना चलते रहो, कितना चले 2.5 कोस गए अभी तक। महीनों चल रहे हैं, कितना चले 2.5 कोस, थोड़ी दूर गए उतना। तो ये एक्सट्रीमली स्लो, बहुत स्लो होता है, समझ रहा है। माने ऐसी अभिक्रियाएं जो इनको होने में कई महीनों या वर्षों का समय लग जाता है, समझ रहा है। अरे जैसे घर में अचार बनाते हैं, अब आप बना करके रख दिए, अब 6 महीने के लिए रख दिया गया। सिरका तैयार किया जाता है, सिरका आपने सुना होगा, जो कि बहुत उपयोगी चीज है। सिरका आपका गन्ने के रस से तैयार होता है, उसको भी रख दिया जाता है। 5-5, 6-6 महीने तक उठा करके घड़े में, कच्चे घड़े में रख दिया जाता है तैयार करने के लिए। बड़ा उपयोगी चीज है, लेकिन होने में उनको मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनको होने में कई महीनों या वर्षों का समय लग जाए, अब उनमें कोई दार्शनिक परिवर्तन न हो कि कब अभिक्रिया हो रही। अरे भाई कहीं महीनों बैठे रहोगे वर्षों तक, तब न पता लगेगा कुछ, और धीरे धीरे हो रहा है तो पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ अभिक्रिया में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसमें क्या केमिकल चेंज हो रहे हैं उसमें। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिन इतनी धीमी होती हैं कि इनको पूर्ण होने में महीने या सालों लग जाता है, वे अभिक्रियाएं कहलाती है अति मंद अभिक्रियाएं। देखिए वे अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जो इतनी धीमी चाल से होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो इतनी धीमी चाल से होती हैं कि इनको पूर्ण होने में महीनों या इनको पूर्ण होने में महीनों या वर्षों में भी, वर्षों में भी कोई दार्शनिक रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि कहां कुछ परिवर्तन हो रहा है अथवा नहीं। वर्षों में भी कोई दर्शनीय रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। माने ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो इतनी धीमी गति से होती हैं, इतनी धीमी चाल से होती हैं कि इनको वर्षों में भी इनमें कोई दर्शनीय रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। अति मंद अभिक्रिया कहलाती हैं। अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती, ठीक है। ये अति मंद, जैसे आपका जल बनता है, जल का सूत्र आपको मालूम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। लेकिन अगर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक न रहे, उसकी अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाइए तो यही स्थिति होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्प्रेरक की, जैसे उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल बनना। अगर उत्प्रेरक नहीं है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल बनेगा आपका, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इससे बन गया आपका जल। ये क्या ठीक है रिएक्शन? नहीं ठीक है। क्या कर देंगे, आप देख रहे हैं, हाफ O2 कर देंगे, ये हो गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनने की क्रिया अगर उत्प्रेरक अनुपस्थिति में बनता है तो यह अभिक्रिया आपका कई महीनों या वर्षों लग जाता है। इसमें कोई दर्शनीय रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब रेट निकालने के लिए बताएंगे आपको, रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, अब आप अभी तक अभिक्रिया पढ़ रहे थे
ये तमाम अभिक्रियाएं, लेकिन इसमें आपको अभिक्रियाएं 3 बताई गई, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और एक्सट्रीमली स्लो। तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया का मतलब जान रहे हो, फास्ट होता है, ये इतनी तेज होती है कि इनमें कोई उसका वेग या निर्धारण करना असंभव होता है। और मंद अभिक्रिया होती है जिसका वेग निर्धारण किया जा सकता है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन माने अभिक्रिया का वेग का निर्धारण जो करेंगे मंद अभिक्रिया के लिए ही किया जाएगा, क्योंकि स्लो रिएक्शन में भी नहीं हो सकता। हाँ, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग, वेग या दर से कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, दर जब ज्ञात करना है तो आप समय भी आपको चाहिए। तो ये होता क्या है कि समय निश्चित रहेगा इकाई समय में, हाँ, पर यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालना है आपका तो इकाई समय में जो अभिक्रिया में 2 चीज होता है, एक अभिकारक और दूसरा क्या होता है, उत्प्रेरक। तो अभिकारक और उत्प्रेरक के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है इकाई समय में, उसी को कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहा है? चेंज इन पर यूनिट टाइम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, माने अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में इकाई समय में जो भी परिवर्तन होता है वही कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन या क्रिया दर। माने इकाई समय में अब देखिए ये महत्वपूर्ण, अब यहां से शुरू हो गया। अब आपका एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन ये सब शुरू हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछा जाता है, अब क्रिया की दर या क्रिया का वेग क्या है यह भी पूछा जाता है आपका, कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। ये आप डिफिनीशन याद रखेंगे, समझ लीजिए कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहलाता है। हाँ? यानी अभिक्रिया वेग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। यूनिट टाइम में अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। अच्छा, यदि अब सांद्रता में जब परिवर्तन होगा तो समय भी कुछ चेंज होगा। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। अब देखिए सांद्रता को अंग्रेजी कहते हैं कंसंट्रेशन, तो सांद्रता परिवर्तन को डेल्टा सी मान लीजिए। माने यदि डेल्टा टी समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी है तो अब देखो यहां, देखिए यहां अब फार्मूला फिर तैयार हो जाएगा, अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर बराबर
अभिक्रिया वेग बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी है। ये अभिक्रिया दर हो जाएगा या अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और ये आपका ये डिफिनीशन महत्वपूर्ण है, डिफिनीशन भी याद रखना है कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहलाता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चले। अच्छा, एक इसका मात्रक भी देख लीजिए। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जब रेट निकालेंगे तो मात्रक चाहिए। अब देखिए सांद्रता है, सांद्रता मतलब सांद्रता आप निकालते हैं मोल प्रति लीटर। सांद्रता क्या निकालते हैं, मोल प्रति, और मोल प्रति लीटर ये आप देखिए मोल प्रति लीटर, और ये बटे में समय है, समय, या इसको लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। इनवर्स हो गया जाएगा, तो ये इसका मात्रक तैयार हो जाएगा, मोल लीटर सेकेंड, ये लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये हो गया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें इसको। हो गया। अब ये अभिक्रिया का वेग निकला था, अब एवरेज रेट निकालना है, अभिक्रिया का औसत वेग। देखिए अब एक पॉइंट, अभिक्रिया का औसत वेग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, माने RAV, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। औसत वेग क्या होगा, औसत वेग देखिए किसी निश्चित समय अंतराल में, अब औसत निकालना है आपको तो किसी निश्चित समय अंतराल में, सब रेट ऑफ रिएक्शन की जो डिफिनीशन है सेम वही डिफिनीशन है आपकी, कोई परिवर्तन बहुत नहीं है, लेकिन वहां पर यूनिट था इकाई समय में, यहां किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। ठीक है, अब औसत वेग, अब इसका अभिकारक, चूंकि अभिकारक और उत्पाद दोनों का निकलेगा, अभिकारक का औसत वेग क्या हो जाएगा, देखिए अभिकारक का औसत वेग, अभिकारक का औसत वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यहां माइनस लगा दे रहे हैं। अब देखिए अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, या परिवर्तन में लगा समय या समय अंतराल, ये अभिकारक के लिए औसत वेग का हो गया। माइनस लगा है
थोड़ा सा केयर करने देखिए। अब उत्पाद का औसत वेग बराबर, अब देखिए प्लस, अब यहां प्लस लगा रहे हैं, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये औसत वेग आपका अभिकारक का औसत वेग है, उत्पाद का औसत वेग। अभिकारक का औसत वेग माइनस के साथ है, माइनस क्यों लगा और प्लस क्यों लगा? माइनस जब आप देखते हैं यहां, जैसे मान ले अमोनिया बन रहा है, H2 से N2 प्लस 3H2 बन जाएगा NH3, ये आपका बना। अब आप देखते हैं कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बन रहा है, तो आखिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया जब बन जाएगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। भाई शरबत बनाते हैं चीनी और पानी मिला के, तो जब चीनी और पानी की मिला के जब शरबत बन गया तो चीनी पानी तो आपका गायब, अब तो नया प्रोडक्ट तैयार हो गया शरबत। तो जो लुप्त हो रहा है, तो इसमें माइनस जो है अभिकारक के लुप्त होने को और प्लस उत्पाद के बनने को या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को, ये अभिकारक की सांद्रता में कमी को, जहां माइनस चिन्ह अभिकारक की सांद्रता में कमी तथा प्लस चिन्ह उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है। हो गया? माने ये माइनस जो है अभिकारक की सांद्रता में कमी को दर्शाता है और प्लस क्या होता है, अभिकारक ये उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। तो ये आपका एवरेज हो गया रेट, ठीक है। ये आपका अभिकारक या उत्पाद का औसत वेग हो गया, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।